हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री का पहला लेसन, जिन चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को करवाऊंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भावना बढ़ाने के लिए क्या किया। तो इन प्रश्नों का उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभक्त और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। तो दूसरा प्रश्न है राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दृष्टि से। तो चलिए इनका उत्तर को जान लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 1789 से 1821 में अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेक सुधार संबंधी कार्य किए। तो पहला पॉइंट है नेपोलियन ने विशेषाधिकार तथा आर्थिक असमानता के दूर कर समानता की स्थापना की। दूसरा पॉइंट है करों में समानता स्थापित की गई। तीसरा पॉइंट है नेपोलियन 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। वही यदि मैं चौथा पॉइंट का बात करूं तो चौथा पॉइंट है देशभक्तों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। और पांचवा पॉइंट है नेपोलियन ने एक समान शुल्क, समान माप तौल प्रणाली और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। वही यदि मैं छठा पॉइंट की बात करूं तो छठा पॉइंट है नागरिकों को संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। और यदि मैं सातवां की बात करूं तो सातवां पॉइंट है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। वही यदि मैं आठवां पॉइंट की बात करूं तो आठवां पॉइंट है समानती व्यवस्था समाप्त कर किसानों को भू दास्तव से मुक्त दिलाया। उसने अनेक सुधारों द्वारा फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया, जिससे प्रेरणा लेकर यूरोप में अन्य देश में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। तो इनका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815 में यूरोप कले प्रमुख नेता एवं कूटनीतिज्ञ वियतनाम में प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। इसमें शक्ति संतुलन, उचित क्षतिपूर्ति तथा विजयी देशों को पुरस्कार संबंधी मामलों पर विचार किया गया। इसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला है फ्रांस द्वारा विजित प्रदेशों को छीनकर विभिन्न राष्ट्रों में बांटा गया। वही यदि मैं दूसरा की बात करूं तो दूसरा है स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना दिया गया। और तीसरा पॉइंट है हाईलैंड को स्वतंत्रता कर दिया गया।
यदि मैं चौथा की बात करूं तो चौथा है नेपल्स, सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड को फिर ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और इनका पांचवा पॉइंट है जर्मनी और इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण कार्य किए। इस सम्मेलन में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन की स्थितियों पर विचार किया और इनमें अनेक विजित प्रदेश सौंपे गए। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने पर बल दिया गया और दास्ता को समाप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। और चौथा प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है यूनान एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। इसका अतीत गौरवमय था। पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई, लेकिन 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य के प्रति उनमें लगाव की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्य के आत्मसात करने का प्रयास किया। और अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। तो देखिए इनमें क्या दिया हुआ है। 18वीं सदी के अंतिम चरण एक यूनानी में राष्ट्रवादी भावना बलवती होने लगी। नेपोलियन के युद्ध और वियना कांग्रेस ने इन विचारधारा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी भावना के विकास में धर्म को भूमिका की महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान के बौद्धिक आंदोलन भी हुआ। करेन इस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। अगला पॉइंट है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के निम्न परिणाम हुए। तो इनका पॉइंट देख लीजिए क्या है। यूनानियों में लंबे और कठिन संघर्ष बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति हुई पाई। यूनान के स्वतंत्रता और सुप्रभु संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र के स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उद्देश्य मेटरनिख की क्रांतिवादी नीति को गहरी ठोस लगाई। यूनान नीतियों के विजय 1830 के क्रांतिकारियों के प्रेरणा मिली। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में गोरिबाल्टी की भूमिका पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन यदि मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रत्येक बार प्रीवियस ईयर्स आप जब का पेपर पलट लीजिए तब में दिख जाएगा। तो इसको इग्नोर ना करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में आपका 2 से 3 अंक पक्का है। तो चलिए इनका उत्तर को जानते हैं। इटली के एकीकरण ने गोरिबाल्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। गोरिबाल्टी जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसने शस्त्र युवकों की एक सेना बनाई जो लाल कुर्ता कहलाए। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। 1862 में गोरिबाल्टी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध
किए, अनेक युद्ध किए। काबूल ने जहां अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, उसी प्रकार गोरिबाल्टी ने तलवार द्वारा उसे संभव बनाया। छठा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका परिणाम क्या हुआ? तो चलिए इनका उत्तर को देखते हैं। आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहे, आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। सारे के सारे प्रश्न लगभग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको नियंत्रण 2 से 3 बार देखें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों का फल था। इसके अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। वह प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रसा के सैनिक के रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। जर्मनी के एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। उसका विचार था कि जर्मनी के एकीकरण में सफलता राजकुमारों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, न कि लोगों द्वारा। बिस्मार्क के एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ। 1864 और 1870 के 7 वर्ष के अल्प समय में लादे गए जर्मनी एकीकरण प्रसा को राजा विलियम प्रथा का बहुत हाथ रहा। बिस्मार्क नीतियों के परिणाम यूरोप ने नक्शों पर एकीकृत जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, वे बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो आपको इनको अलग से टाइम नहीं निकालना है। इसको करने के लिए आप कभी भी, चाहे आप किसी भी काम कर रहे हो, तो आप वीडियो को नियंत्रण चला के सुनते रहेंगे भजन के तरह, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं। प्रसा जर्मनी बहुत ही प्रभावशाली राज्य था। प्रसा का राजा विलियम बड़ा ही राष्ट्रवादी था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव। 1862 ईस्वी में विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य पर ध्यान रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क को मानता था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए और जर्मनी के विश्व के मानचित्र पर स्थान दिलाया। अगर विलियम बिस्मार्क का चांसलर न बनाया होता, उसके लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। तो चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस सहायक हुआ? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन और आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई लोग नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाना। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राष्ट्रों के भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकलकर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। जिस इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, दूसरी तरफ नेपोलियन के सुधारवादी नीतियों के कारण
फ्रांसीसी प्रयुक्त और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप के देशभक्तिपूर्ण विक्षेप भी जगा। तो चलिए 9वां प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो यह प्रश्न कहता है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान व भावना बढ़ाने के लिए क्या? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ के साथ फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने के कार्य किए। तो पहला पॉइंट इसका देख लीजिए, ये है पितृभक्त और नागरिक जैसे विचारों द्वारा संयुक्त समुदाय के रूप में फ्रांसीसियों ने एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। और दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न का एक नया संविधान बनाकर सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया। और वही यदि मैं बात कर लूं तो तीसरा प्रश्न है, यह नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली और राष्ट्र ने राष्ट्र के नाम पर एकजुटता के लिए राष्ट्रभक्ति गीत और राष्ट्रगान अपनाया। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, पुरानी संस्था स्टेट जनरल के चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जहां की कोचिंग की व्यवस्था न है। और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी विषय की संपूर्ण तैयारी चाहिए, और चाहे आप कक्षा 10th का स्टूडेंट हो, चाहे तो कक्षा 12th का स्टूडेंट हो, ये चैनल बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ही बना है। तो आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। कमेंट में बताएं आपको कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।